है गाइस, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आइए अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसके वर्ड से क्लियर है कि ये एक ऐसा चेन है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होता है। अब चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर क्यों होता है, किस लिए होता है, इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है तो वो एनर्जी जनरेट करता है, तो वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है और वही एनर्जी हमारी बॉडी क्या करती है, उसी एनर्जी को काफ़ी सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज करती है, उसको कंज्यूम करती है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स चेन के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं तो वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर या हम सिंपली कह सकते हैं उस चेन के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स होते हैं। टोटल हमारे पास 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड लास्ट में जो हमारा आता है कॉम्प्लेक्स 4। तो ये जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ये हमारे सिंपली या बेसिकली ये प्रोटीन्स होते हैं, जिसके कॉम्प्लेक्स हमारे क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। और यही प्रोटीन्स क्या करती हैं? एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं और जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेंगे तो एनर्जी जनरेट होगी। अब जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, इन कॉम्प्लेक्सेस को हमने फर्दर नाम दिया हुआ है, जैसे कि हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1 का नाम है NADH डीहाइड्रोजिनेज एंड कॉम्प्लेक्स 2 का नाम है FADH2 डीहाइड्रोजिनेज एंड कॉम्प्लेक्स 3 का नाम है साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स 4 का नाम है साइटोक्रोम C कॉम्प्लेक्स। मीन्स के ये हमारे पास 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं जहाँ से एक दूसरे के साथ ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्यों, किस लिए? क्योंकि एनर्जी जनरेट करने के लिए। जब ये एक दूसरे को अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेंगे तो वहाँ से एनर्जी जनरेट होंगी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन ये ट्रांसपोर्ट करेंगे वो करेंगे कहाँ से? इलेक्ट्रॉन कैरियर से। अब इलेक्ट्रॉन कैरियर्स क्या होते हैं? हमारे पास इलेक्ट्रॉन कैरियर हमारे पास 2 होते हैं, जैसे कि हमारे पास NADH2 हो गया एंड FADH2 हो गया। ये हमारे पास हाईली इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन कैरी करते हैं अपने साथ। अब ये आते कहाँ है हमारे पास? जब भी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या लिपिड का मेटाबॉलिक पाथवे होता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होता है, तो वहाँ से हमें ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मिलती हैं इन द फॉर्म ऑफ NADH2 एंड FADH2। और फिर वही इलेक्ट्रॉन कैरियर्स क्या करेंगे? अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करेंगे। अब कैसे आए देखते हैं। अगर हम इसका सिंपल डेफिनेशन देखें तो वो हमारे पास क्या होगा? इट इज़ अ चेन इन विच ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस। अगर हम इसका लोकेशन देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे होती है, तो इसका लोकेशन है इट टेक्स प्लेस इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अब अगर हम देखें ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास सिंपल एक माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्या है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड ये हमारे पास इनर मेम्ब्रेन है माइटोकॉन्ड्रिया की। और ये हमारे पास जो कर्व्स हमें नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास क्या है? ये क्रेस्टिनियम कहते हैं। और ये जो स्पेस आपको नज़र आ रहा है बिटवीन इनर मेम्ब्रेन एंड आउटर मेम्ब्रेन, इस स्पेस को हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या कहते हैं? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और जो इनर मेम्ब्रेन के पास जो आपको स्पेस नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं मैट्रिक्स। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है वो कहाँ पे होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। इसकी जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन होती है वहाँ पे हमारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है। अब अगर हम देखें ये हमारा क्या है? ये हमारा इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। तो यहाँ पे हमारी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारी कैसे होती है? हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्सेस होती हैं जो कि असल में प्रोटीन होते हैं। वो हमारे कहाँ पे अटैच होती है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे हमारे क्या अटैच होते हैं? कुछ कॉम्प्लेक्स अटैच होते हैं। और यही कॉम्प्लेक्स एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेंगे। फिर वही इलेक्ट्रॉन जैसे ही ट्रांसपोर्ट होगा तो वो अपने साथ एनर्जी को जनरेट करता जाएगा। तो वो कैसे आया अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है। अब देखें कि ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड ये हमारी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये IMS हमारे पास क्या है? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। और इनर मेम्ब्रेन के बाद जो हमारे पास स्पेस है उसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। उसे हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं हम। तो जो हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हो रही है वो कहाँ पे हो रही है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे। इसके ये हमारी क्या? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और अगर इस पे हम देखें तो यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्सेस अटैच हैं और यही कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं? एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं। और इन्हीं कॉम्प्लेक्स के अंदर कुछ प्रोटीन अटैच होते हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि कॉम्प्लेक्स हमारे क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं। तो हमारे पास 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं। कॉम्प्लेक्स 1 को हम कहते हैं NADH डीहाइड्रोजिनेज एंड कॉम्प्लेक्स 2 को हम कहते हैं सक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज एंड कॉम्प्लेक्स 3 को हम कहते हैं साइटोक्रोम BC1 एंड कॉम्प्लेक्स 4 को हम कहते हैं साइटोक्रोम C। और लास्ट में हमारे पास एक और कॉम्प्लेक्स होता है जो कि असल में वो एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं ATP सिंथेज।
तो सबसे पहले जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स 1 है जिसे हम कहते हैं NADH डीहाइड्रोजनेज, मीन्स के ये क्या कर रहा है, ये NADH को डीहाइड्रोजनेज कर रहा है। डीहाइड्रोजनेज का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। मीन्स के ये एंजाइम क्या करेगा, NADH के पास जो 2 हाइड्रोजन आइटम्स हैं ये उनको रिलीज कर देगा, मीन्स के उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये अपने साथ एक इलेक्ट्रॉन भी ये मीन्स के रिलीज करेगा और इसी इलेक्ट्रॉन को FMN क्या करेगा, गेन करेगा। FMN हमारे पास क्या, ये एक प्रोटीन है जिसे हम कहते हैं फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ये FMN ने क्या गेन किया, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और कहाँ से, NADH से, और NADH ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट किया, FMN ने उसको एक्सेप्ट किया और फिर ये FMN क्या करेगा, जिसे हम कहते हैं फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड, ये अपना इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर करेगा एक और मॉलिक्यूल को जिसे हम कहते हैं FeS मीन्स के आयरन सल्फर। अब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा कहाँ से, FMN से। अब जैसे ही FeS के पास मीन्स के आयरन सल्फर के पास इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन आगे फर्दर ट्रांसफर करेगा किसको, CO को। CO हम किसे कहते हैं, कोएंजाइम Q। और Q हमारे पास क्या होता है, यूबिक्विनोन। यूबिक्विनोन हमारे पास एक प्रोटीन है, मीन्स के यूबिक्विनोन क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है कहाँ से, जो इलेक्ट्रॉन FeS कॉम्प्लेक्स 1 का जो FeS है जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा वो किसको करेगा, कोएंजाइम Q को। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके फिर CO क्या करेगा, उस जो इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया था वो इलेक्ट्रॉन ये डायरेक्ट इसको ट्रांसफर करेगा साइटोक्रोम B को। मीन्स कि ये इसको कॉम्प्लेक्स 2 को सेंड नहीं करेगा, CO डायरेक्ट साइटोक्रोम B को सेंड करेगा, इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट इसको ट्रांसफर करेगा और साइटोक्रोम B के पास जब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये क्या करेगा, FeS को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। जब FeS इलेक्ट्रॉन डोनेट एक्सेप्ट कर लेगा तो ये अपने पास जो साइटोक्रोम C1 होगा ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब जो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B के पास था अब वो ट्रांसफर होता होता कहाँ पे आ गया है, C1 के पास। मीन के अब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे, C1 के पास। अब C1 क्या करेगा, C1 डायरेक्ट साइटोक्रोम A को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब इलेक्ट्रॉन हमारा जो था वो यहाँ पे आ गया। अब क्या करेगा, साइटोक्रोम A क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन इसके पास आया है वो इलेक्ट्रॉन किसको ट्रांसफर कर देगा, साइटोक्रोम A3 को। मीन्स के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता होता यहाँ पे एट द एंड यहाँ पे आ जाएगा साइटोक्रोम A3 के पास। जब इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन आगे किसी और को ट्रांसफर करेगा। तो वहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स में ऑक्सीजन मौजूद होगी। ये हमारे पास क्या, ऑक्सीजन जो कि कहाँ पे मैट्रिक्स में मौजूद है। ये ऑक्सीजन क्या करेगी, मैट्रिक्स में जो हाइड्रोजन के आयन्स होंगे वहाँ से 2 हाइड्रोजन आयन लेके और एनर्जी जो यहाँ से आ रही है जनरेट हो रही है उस एनर्जी को कंज्यूम करके ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वाटर में। मीन्स के हमारा क्या ऑक्सीडाइज हो गया, वाटर हमारा यहाँ पे बन गया। कैसे बन गया, जो इलेक्ट्रॉन या जो एनर्जी यहाँ से आ रही थी वो एनर्जी को इसने ऑक्सीजन ने क्या किया, यूटिलाइज किया। और ऑक्सीजन इस एनर्जी को यूटिलाइज करके यहाँ पे मैट्रिक्स में हाइड्रोजन आयन्स होंगे, मैट्रिक्स के 2 हाइड्रोजन आयन को ये अपने साथ रिसीव करेगा, कंबाइन करेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा H2O में। मीन्स के वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे हमारा बन जाएगा। अब जैसे यहाँ पे एक और बात, जैसे ही NADH क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन FMN को डोनेट करेगा तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होता जाएगा तो ये क्या करता जाएगा, एनर्जी जनरेट करता जाएगा। मीन्स का इलेक्ट्रॉन A कॉम्प्लेक्स से तीसरे तक गया, फिर यहाँ से 4th तक गया, तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ तक ट्रांसफर हो रहा है ना तो ये क्या जनरेट कर रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो वही एनर्जी हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज करेगी काफ़ी सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। और जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आगे जनरेट होता जाएगा तो ये कुछ हाइड्रोजन आयन को पंप करेगा। यहाँ पे क्या होगी, पंपिंग ऑफ हाइड्रोजन आयन्स। तो कॉम्प्लेक्स 1 से हमारे 4 हाइड्रोजन आयन पंप होके इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में आएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 3 के पास आएगा, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर करता जाएगा तो यहाँ पे भी हमारे 4 हाइड्रोजन आयन की पंपिंग होंगी इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन स्पेस में। और जब साइटोक्रोम C के पास आएगा, मीन्स के कॉम्प्लेक्स 4 के पास हमारा इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन आयन को पंपिंग करवाता है। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे 2 ही हाइड्रोजन आयन IMS में इसके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में हमारे आएंगे। तो अगर हम देखें कि एक NADH कितने हाइड्रोजन आयन्स को की पंपिंग करवा रहा है तो यहाँ पे टोटल 10 हाइड्रोजन आयन की पंपिंग होगी जो कि एक NADH का मॉलिक्यूल करवा रहा है। अब अगर हम देखें कि जो 10 हाइड्रोजन आयन्स हमारे यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आए हैं तो जो इनर मेम्ब्रेन हमारी होती है माइटोकॉन्ड्रिया की वो इम्परमेबल होती है। मीन्स के वहाँ से कोई भी मॉलिक्यूल या सब्सटेंस वगैरह पेनिट्रेट या इंटर नहीं हो सकता। तो यहाँ से इंटर होने के लिए हमारे पास एक एंजाइम होता है जिससे हम कहते हैं ATP सिंथेज। अब ये ATP सिंथेज क्या कराएगा, यहाँ से 4 हाइड्रोजन एटम्स को लेके यहाँ से पास करवाएगा
तो मैट्रिक्स में हमारे पास एडीपी होगा, मीन्स के यहाँ पे हमारी फॉस्फोरिलेशन होगी। एडीपी हमारे पास क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये क्या करेगा, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को अपने साथ कंबाइन कराएगा और एनर्जी को यूटिलाइज करके ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एटीपी में। मीन्स के यहाँ पे हमारी क्या हो रही है, सिंथेसिस ऑफ एटीपी हो रही है। कैसे हो रही है, जो एटीपी सिंथेसिस था ये 4 हाइड्रोजन आयन, मीन्स के जब 4 हाइड्रोजन आयन इस एंजाइम से पास होंगे तो हमारा एक एटीपी बनेगा। तो हमारा एक एटीपी बनेगा जिसे हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो अगर हम देखें यहाँ पे, अगर हमारे पास कितने हाइड्रोजन आयन से 10 हाइड्रोजन आयन है जो कि एक NADH मॉलिक्यूल से जनरेट हुए हैं। तो अगर 4 हाइड्रोजन आयन हमें एक एटीपी प्रोवाइड करते हैं तो 8 हाइड्रोजन आयन हमें 2 एटीपी प्रोवाइड करेंगे और 10 हाइड्रोजन आयन हमें 2.5 एटीपी प्रोवाइड करेंगे। तो मीन्स के हम कह सकते हैं कि एक NADH हमारा मॉलिक्यूल कितनी एटीपी में प्रोवाइड करता है, 2.5 एटीपी हमें प्रोवाइड करता है। तो अगर अब हम देखें कि हमारा जो पास जो कॉम्प्लेक्स 2 था, इस कॉम्प्लेक्स 2 का क्या काम है, ये क्या करेगा, इसको हम कहते हैं सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज। इसको हम कहते हैं सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज। अगर हम क्रेब्स साइकिल देखें, अगर हम क्रेब्स साइकिल देखें तो सक्सीनेट हमारा कन्वर्ट हो रहा था किसमें, फ्यूमारेट में। किसमें कन्वर्ट हो रहा था, फ्यूमारेट में। लेकिन जब ये कन्वर्ट हो रहा था तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स रिलीज हो रहे थे जिसको हमने कहा था FADH2। क्या कहा था, FADH2। मीन्स कि जब सक्सीनेट इन क्रेब साइकिल या इन TCA साइकिल जब सक्सीनेट हमारा कन्वर्ट हुआ था फ्यूमारेट में तो यहाँ से FADH2 मॉलिक्यूल रिलीज हुआ था और ये रिएक्शन एक एंजाइम ने कैटालाइज करवाया था। उस एंजाइम को हमने नाम दिया था सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज। क्या नाम दिया था, सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज। इस एंजाइम ने क्या कराया था, सक्सीनेट को कन्वर्ट किया था फ्यूमारेट में और FADH2 की यहाँ पे क्या हुई थी, जनरेशन हुई थी। तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स 2 है यहाँ पे हमारा FADH2 यूटिलाइज होता है और FADH2 हमारा कहाँ से आता है, सक्सीनेट से, एक एंजाइम की मदद से जिसको हम कहते हैं सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तो इसी कॉम्प्लेक्स का भी नाम हमारा सक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज होगा। तो ये एंजाइम क्या करेगा, ये FADH2 को कन्वर्ट कर देगा FAD में, मीन्स के ये इसके 2 हाइड्रोजन को यहाँ से रिलीज कर देगा और इसके बाद सिर्फ FeS होगा, आयरन सल्फर, जो कि क्या करेगा, FADH2 का इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा। इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के बाद ये क्या करेगा, ये कॉम्प्लेक्स 1 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करेगा या ये डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स 3 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करेगा। ये किसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, COQ को, मीन्स के कोएंजाइम Q, जिसे हम क्या कहते हैं, यूबीक्विनोन कहते हैं, जो कि हमारे पास प्रोटीन होता है। तो कोएंजाइम Q क्या करेगा, FADH2 का जो कॉम्प्लेक्स 2 का जो इलेक्ट्रॉन था उसको रिसीव करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के बाद ये कॉम्प्लेक्स 3 को सेंड करेगा और जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन की मीन्स के जनरेशन होगी तो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन आयन हमारे जनरेट नहीं होंगे। और जब इलेक्ट्रॉन हमारा कॉम्प्लेक्स 3 में आएगा साइटो B के पास तो ये इलेक्ट्रॉन आगे ट्रांसफर होगा FeS के पास, आयरन सल्फर के पास, आयरन सल्फर ट्रांसफर करेगा C1 के पास और जब C1 के पास जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन की पंपिंग होंगी जो कि हमारे IMS में इंटर हो जाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 4 के पास आ जाएगा तो साइटो A क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा साइटो 3 को और यहाँ पे हमारे 2 हाइड्रोजन आयन की पंपिंग होती है। तो मीन्स के अगर हम देखें तो एक FADH2 कितने हाइड्रोजन आयन हमारे पंपिंग करवा रहा है, 6 की हाइड्रोजन आयन यहाँ पे पंपिंग हो रही है। तो अगर 6 हाइड्रोजन आयन हमारे एक FADH2 मॉलिक्यूल से बन रहे हैं तो अगर 4 हाइड्रोजन आयन हमारे ATP सिंथेसिस से अगर पास हो तो वो एक ATP बनाएगा। अगर 6 हाइड्रोजन आयन हमारे यहाँ से पास हो तो वो 1.5 ATP बनाएगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि 1 NADH is equals to 2.5 ATP and 1 FADH2 molecule is equals to 1.5 ATP। मीन्स के हमारे एक NADH मॉलिक्यूल जो होता है वो 2.5 ATP हमें प्रोवाइड करता है और जो एक FADH2 होता है वो हमें 1.5 ATP प्रोवाइड करता है। तो हमारे ग्लाइकोलाइसिस में या TCA साइकिल में या जो हमारी बीटा ऑक्सीडेशन वगैरह होती है या प्रोटीन का जो मेटाबॉलिज्म वगैरह होता है वहाँ से जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रोड्यूस होते हैं इन द फॉर्म ऑफ NADH2 एंड FADH2 वो सारे हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन में इंटर होंगे और यहाँ से वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक कॉम्प्लेक्स से लेकर दूसरे कॉम्प्लेक्स को वो ट्रांसफर करेंगे, किसके लिए, एनर्जी जनरेट करने के लिए। और यहाँ पे काफ़ी सारी हमारी एनर्जी जनरेट होती है। जैसे कि हमारे अगर एक NADH2 हमारे 10 हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस करता है, तो यहाँ पे 10 हाइड्रोजन आयन है, यहाँ पे हमारे कितने ATP बनेगी,
2.5 ATP बनेंगे, क्योंकि 4 हाइड्रोजन आयन अगर हमारे ATP सिंथेस एंजाइम से पास होंगे तो वो 1 ATP बनाएगा, अगर 10 से पास हो रहे होंगे तो वो 2.5 ATP प्रोवाइड कराएगा। सो गाइज ये था हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसमें क्या होती है हमारी इलेक्ट्रॉन की ट्रांसपोर्ट होती है। सो थैंक यू सो मच।